सभी को नमस्ते। 2 दिवसीय इस गोष्ठी का जो मुख्य विषय है समग्र शिक्षा योजना। यह समग्र शिक्षा जो है वह किस प्रकार हमारे राष्ट्र जीवन के लिए आवश्यक है और उसके क्या क्या पहलू हैं, उसको देखते हुए सारे विषयों का निर्धारण हुआ है। मोटे तौर पर हमने बीज भाषण में इसको सुना, उसके बाद के सत्रों में प्रकाश जी के माध्यम से व्यष्टिगत विकास से परमेष्टिगत विकास को हमने समझा। यह जो समग्र विकास है पंचकोश के रूप में, वह शिक्षा के माध्यम से कैसे हो सकता है उसके बारे में हमने जाना। तो यह जो व्यष्टिगत विकास है, यह जो व्यक्तिगत बात हमने की, तो यह व्यक्ति रहता कहाँ है? यह व्यक्ति तो कुटुंब में रहता है। कुटुंब में रहता है तो व्यक्ति जो जन्म लेने वाला है वह उस कुटुंब में ही आता है। तो व्यक्ति का जीवन गर्भावस्था में आने से प्रारंभ होता है और वह वृद्धावस्था तक व्यक्ति जो कुछ भी प्राप्त करता है शिक्षा के माध्यम से, वह हमारा केंद्र बिंदु है। अर्थात यूं कहेंगे कि गर्भावस्था से वृद्धावस्था की शिक्षा की योजना यह आजीवन शिक्षा की योजना है। अर्थात आयु की जितनी अवस्थाएं हैं उन सारी अवस्थाओं के बारे में शिक्षा विचार। तो यह जो जीवन का अधिकतम काल हमारा घर में बीतता है, तो यह घर, यह कुटुंब हमारी समाज व्यवस्था की न्यूनतम इकाई है। व्यक्ति को हमने समाज व्यवस्था की न्यूनतम इकाई नहीं माना है। कुटुंब हमारी समाज व्यवस्था की न्यूनतम या सबसे छोटी इकाई जो है वह है। कुटुंब इन आइसोलेशन में तो रहता नहीं है। कुटुंब जहां से जुड़ा है वह है हमारा समाज। तो उस कुटुंब में रहने वाले सभी सदस्यों का जीवन और उस समाज में जितने भी इस प्रकार के कुटुंब हैं, उनके जीवन आपस में आबद्ध हैं। तो व्यक्ति का जीवन और समाज जीवन कुटुंब के माध्यम से अलग अलग नहीं है। तो यह जो समाज जीवन है, यह जो लोक जीवन है, यह उस व्यक्ति के जितने भी स्थल है कुटुंब से बाहर, जो समाज है, जो सर्वत्र व्याप्त है कुटुंब के और व्यक्ति के स्वयं के अतिरिक्त, तो वो सार्वत्रिक व्याप्तता है। उस जगह शिक्षा कैसे होगी, इसकी व्यवस्था कैसे बनाएं, इसकी योजना कैसे बनाएं? तो जो कुटुंब है वो उस समाज का अंग है और समाज जो है वह अंगी है। तो अर्थात इनमें हमारा अंगांगी संबंध है। इन समाज की और कुटुंब की, इन दोनों आयामों की अगर हम बात करें, शिक्षा के संदर्भ में क्या योजना होगी उसकी चर्चा करें, तो उससे पूर्व इनके संबंध क्या हो सकते हैं? समाज को हम कैसे समझ सकते हैं? समाज क्या है? उस समाज की विशेषताएं क्या है? वो हमारे ध्यान में आना आवश्यक है। तो जब हम समाज देखते हैं, कोई मशीनी या कोई कानूनी स्ट्रक्चर हो, वह ऐसा नहीं। अर्थात हम यूं कहेंगे कि समाज जो है वह कोई भौतिक रचना नहीं है, वह कोई कृत्रिम रचना नहीं है कि जिसे किसी ने गढ़ के बना दिया हो। यह एक प्राकृतिक रूप से विकसित हुई हुई रचना है। समाज जो है व्यक्ति विशेष या व्यक्ति विशेष, व्यक्तियों के समूह विशेष की जो स्वार्थ भावना है उसकी रक्षा करने के लिए नहीं बना है। समाज व्यक्ति व्यक्ति को जोड़ करके बना दिया हो, ऐसी भी रचना नहीं है। जैसा कम्युनिज्म कहता है, अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो
वह जो है समाज की भारतीय रचना, भारतीय चिंतन इस प्रकार का नहीं है। भारत के चिंतन में समाज एक जीवंत रचना है। समाज आत्मीयता के संबंधों पर विकसित हुई रचना है। एक दिन में बनी हुई यह समाज व्यवस्था नहीं है। इसका क्रमबद्ध भारतीय ऋषि मुनियों के चिंतन के आधार पर विकास हुआ है। उसके परिणाम स्वरूप हम जो भारतीय समाज की रचना देखते हैं वह बनी है। यह जो समाज और व्यक्ति अंगांगी संबंध से जुड़े हुए हैं, वो एक दूसरे से किस प्रकार फलीभूत होते हैं। हम वृक्ष से तुलना कर सकते हैं। जैसे वृक्ष है, वृक्ष मूल से, जड़ों से जीवन रस लेता है और वह पूरे वृक्ष के हर पत्ती, फूल, तने, टहनियां यहां तक पहुंचता है। उसी प्रकार से समाज का जो जीवन रस है वह व्यक्ति तक पहुंचता है। तो इस प्रकार से अंग अंग तक उस वृक्ष रूप में जैसे पूरा तत्व पहुंच रहा है, वही आप हमारे समाज को, हर व्यक्ति को पोषित रखता है। जैसे कुटुंब में एक दूसरे के साथ में आत्मीयता से, पारिवारिक संबंधों से हम जुड़े रहते हैं, ऐसे ही समाज में जो हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, तो हमारी यह जो समाज रचना है उसकी वृहत्तर रूप पर सोच पूरी पृथ्वी के समस्त लोगों को हमने अपना कुटुंब माना है। तो इसी प्रकार से समाज की रचना के आधार में भी इस आत्मीयता के संबंध में पारिवारिक संबंध है, ऐसा हम मानते हैं। और यह जो जीवन रस है वृक्ष में, इससे समाज जीवन की सारी रचनाएं पुष्ट होती है, पोषित होती है। साथ रहना, साथ जीना, ये सामाजिक संबंधों का मुख्य कारक है। साथ रहने के लिए हमारे को विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं चाहिए। कुछ नैसर्गिक रूप से होती है और कुछ हमारे को आवश्यकता के अनुसार बनानी होती है। साथ रहेंगे तो हम संकुचित मन के साथ नहीं रह सकते। साथ रहने के लिए हमारा हृदय विशाल चाहिए, विकसित मन चाहिए। उसके द्वारा ही हम समाज में एक दूसरे के साथ रह पाएंगे। अब ये जो साथ रहने के लिए अनेक प्रकार की हमारे को व्यवस्थाएं बनानी होगी, उनके लिए भी हमारे को बुद्धिमान, ज्ञानवान, समाज हितैषी ऋषियों ने जो बात की है, उसके स्तर पर हम चार बातें मुख्य रूप से, या चार आयाम ऐसा देख सकते हैं। तो इस समाज रचना में जो वो चार बात है वो क्या है? पहला हो गया हमारा कुटुंब, दूसरा हो गया हमारा समुदाय, तीसरा हो गया राष्ट्र और चौथा हो गया हमारा विश्व। इस प्रकार से एक पूरा समाज को हम व्यक्ति का जो कुटुंब है उससे लेकर के विश्व स्तर तक देख सकते हैं। अब जब कुटुंब की बात आई तो कुटुंब व्यक्ति विशेष का तो है नहीं। कुटुंब का प्रारंभ स्त्री पुरुष संबंधों से है। तो यह जो स्त्री पुरुष संबंध है, उनके विभिन्न आयामों को लेकर जो इकाई बन रही है कुटुंब में, इसमें तीन मुख्य संबंध हैं। पहला है पति पत्नी का, दूसरा है माता पिता और संतानों का, और तीसरा है भाई बहन का। तो हम जितने भी रिश्ते, नाते, संबंध देखते हैं, कौटुंबिक संबंध जितने भी है, वो इन तीनों संबंधों का ही विस्तार है। कौटुंबिक संबंध मूल रूप से तो रक्त संबंध होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कई बार रक्त संबंध होने के बाद में भी जैसी स्थिति होनी चाहिए वैसी होती नहीं है। तो रक्त संबंध है, परंतु अपनत्व की भावना इस रक्त संबंध के साथ में मूल प्रेरक तत्व है। समुदाय, राष्ट्र, विश्व के संबंध में जो भी व्यवहार सूत्र हैं,
इन सब को लागू करने का केंद्र जो है वह है कुटुंब, और कुटुंब को बनाने वाला कारक जो है वह व्यक्ति है। इस सारी बातों को व्यवहार रूप में हम व्यवस्था का निरूपण कहते हैं। तो ये जो व्यवस्था है कुटुंब के माध्यम से जो होने वाली है, उसमें 4 मुख्य बातें हैं। पहली बात है वर्णाश्रम की, दूसरी है पुरुषार्थ चतुष्टय की, तीसरी है पंचयज्ञ की, और चौथी है त्रिऋण की। पहले की बात करें वर्णाश्रम की, तो कुटुंब को जाति मिलती है और वर्ण मिलता है, और ये दोनों परंपरा से प्राप्त होते हैं। जाति तो जन्म से ही प्राप्त हो जाती है और वर्ण गुण कर्म से प्राप्त होता है। यहाँ गुण कौन से हैं हमारे? गुण सत्व रज तम ये हैं। और कर्म, हम जो कोई भी काम करने वाले होते हैं उस काम में कुशलता है, वो वाला कर्म नहीं है। यह कर्म क्या है? जैसा प्रकाश जी ने बताया कि हमारे पूर्व जन्म के संस्कार से जो संचित कर्म है वो कर्म है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह गुण कर्म भी है, तो ये भी हमारे को वंश परंपरा से ही प्राप्त होगी, अर्थात हमारे को जन्म के समय से ही ये दोनों प्राप्त होते हैं, जाति और वर्ण। जन्म के समय हमारे पूर्व जन्म के संस्कार बलवान होने पर बलवान है पूर्व जन्म के संस्कार, उसके उपरांत भी हमारी जो पहचान है वो माता पिता कुल गोत्र आदि से ही होती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जाति और वर्ण जन्म से ही और जिस कुल में जन्म हुआ है उससे ही प्राप्त होते हैं। ये जो भिन्न भिन्न जातियां हैं इनके समूह बनकर वर्ण बनते हैं, और वर्ण हमारे को सभी को पता है कि 4 हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन वर्णों के साथ भारतीय चिंतन दृष्टि जो है, परंपरा जो है, उसमें जो मुख्य बात है वो इन वर्णों के साथ उनका जुड़ा हुआ आचार है, और इस आचार में व्यवसाय जो है वो सहज रूप से जुड़ जाता है। तो ये जो व्यवसाय है ये समाज व्यवस्था में जो जो आवश्यक बातें हैं उनके लिए सेवा रूप से ही जुड़े हुए रहे हैं। तो व्यवसाय जो है वो समाज की कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने के लिए सेवा भाव में स्थापित की हुई वर्ण व्यवस्था के माध्यम से एक प्रकटीकरण है। तो व्यवसाय करने वाले जब दूसरों की सेवा करते हैं तो उनकी भी कुछ न कुछ आवश्यकताएं हैं, तो वो भी सहज रूप से एक दूसरे की पूर्ति करनी है। इसलिए उस समूह विशेष की, वर्ण विशेष की भी सभी आवश्यकताएं सहज रूप से ही पूरी हो जाती थी। और जब हम कहते हैं वर्णाश्रम व्यवस्था, तो पहला हो गया वर्ण और दूसरा हो गया आश्रम। तो ये जो समाज की आश्रम व्यवस्था है, इस प्रकार की जितनी भी व्यवस्था है, तो उसके लिए हमारा व्यक्ति समर्थ होना चाहिए। इस दृष्टि से व्यक्ति के संबंध में जिन 2 व्यवस्थाओं का निर्माण किया गया है, पहली है आयु का नियोजन और दूसरा है हमारा अंगभूत क्षमताओं का विकास। तो अंगभूत क्षमताओं का विकास जो है उस पे पूरी की पूरी हमने समग्र विकास पर जो बात की, वो प्रकाश जी ने जैसा बताया कि हमारे पास में शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, इन सब का हमारा विकास। और जो दूसरा भाग है आयु का नियोजन, तो वेदों के अनुसार भारतीय परंपरा में आयु को हमने 100 वर्ष का माना है और इसको 4 बराबर भागों में बांटा है: ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास्ताश्रम। 25-25 वर्ष की आयु के ये खंड हैं। तो ब्रह्मचर्याश्रम में जैसे ये बताया कि
बालक का जन्म हुआ है तो उसका जितना भी अंगभूत क्षमताओं का विकास है वो इसमें होगा। उसके बाद में शिशु है तो उसका लालन पालन कैसे होगा। शिशु से बाल अवस्था हुई तो उसकी विशेषताएं क्या है, क्रियाशीलता जो है उस बाल अवस्था में वह है। चाणक्य को हम सुनते हैं तो लालयेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्तेषु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रम समाचरेत। तो क्रियाशील बाल अवस्था के बाद में ताड़नक्षम किशोरावस्था आती है। यहां तक हम जिसे कहते हैं कि गुरुकुल में रह करके शिक्षा का ज्ञानार्जन करना जो है, विद्या प्राप्ति करनी है वो, और 16 वर्ष की आयु तक आते आते उसके व्यवसाय की निश्चिति हो जानी चाहिए। अर्थार्जन किस प्रकार से होगा ये तय हो जाना चाहिए। तो इसकी निश्चिति के उपरांत अब 25 वर्ष की आयु तक वह सक्षम हो जाए, उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना है, उसे परिवार के साथ में रहना है, उसे परिवार को सक्षम बनाते हुए अपने आप को कैसे स्थापित करना है, अपने कुल की परंपराओं का, कुल की रीति नीति का, कुलाचार का कैसे पालन करना है उसको सीखना है। तो 25 वर्ष की आयु तक उसे आने वाले गृहस्थाश्रम की तैयारी करनी है। उसके बाद में गृहस्थाश्रम आने के बाद में स्त्री पुरुष संबंधों का विस्तार होता है, नई संतति का जन्म होता है, किस प्रकार से होगा, कैसा होगा, कैसे हम भारत के लिए, परिवार के लिए श्रेष्ठ जनन समर्थ भारत, इस प्रेरणा के साथ में नई संतति कैसी आए उसकी तैयारी करेंगे। अर्थार्जन किस प्रकार से होगा, पारिवारिक व्यवसाय है या स्वतंत्र व्यवसाय भी है तो उसको किस प्रकार से स्थापित किया जाएगा, समृद्धि कैसे प्राप्त की जाएगी, वह सारा काम जो है व्यक्ति को गृहस्थाश्रम में करना है। उसे रसपूर्ण उपभोग करना है, यह उपभोग की आयु है गृहस्थाश्रम की। और जब गृहस्थाश्रम की पूर्ति होकर के वानप्रस्थाश्रम की तरफ हम चल रहे हैं तो उस समय तृप्ति भी होनी चाहिए। तृप्ति अगर अधूरी रह गई गृहस्थाश्रम में तो हमारा वानप्रस्थ और सन्यास ये दोनों जैसे होने चाहिए उस प्रकार के नहीं होंगे। वानप्रस्थ में आने के साथ में आपको आसक्ति रहित होना पड़ेगा, अनासक्त होना पड़ेगा, आपको प्रवृत्ति होना पड़ेगा, आपको अर्थ निरपेक्ष होना पड़ेगा। तो इस प्रकार की हमारी शिक्षा की व्यवस्थाएं हमारे को विकसित करनी है। फिर संन्यासाश्रम में विरक्ति की ओर आना, मानसिक रूप से उस वृद्धावस्था को स्वीकार करना, अगले जन्म की तैयारी करना, यह सारा करते हुए हमारी 100 वर्षों की आयु पूरी होती। हम सभी ने जीवन विकास के सूत्र में इसके लिए 8 से 9 अवस्थाएं भी पढ़ी है, तो एक बार मैं उनको पुनः उल्लेखित भी करना चाहूंगा कि पहली है हमारी संस्कारमय गर्भावस्था। इसके साथ जो विशेषण लगे हैं वो विशेषण बड़े अद्भुत बनते हैं, उस अवस्था की विशेषता को बहुत गहराई से उल्लेखित करते हैं। एक शब्द है लेकिन उसके पीछे बहुत बड़े निहितार्थ हैं। संस्कारमय गर्भावस्था, उसके बाद लालन योग्य शिशु अवस्था, क्रियाशील बाल अवस्था, ताड़नक्षम किशोरावस्था, साधनामय युवावस्था, रसपूर्ण गृहस्थाश्रमी युवावस्था, पौरुषपूर्ण प्रौढ़ावस्था, परिपक्व वानप्रस्थ प्रौढ़ावस्था, रमणीय वृद्धावस्था, और उसके बाद में उस वृद्धावस्था के पूर्ण होने के बाद हमारा अंत्येष्टि और फिर से नए जन्म की तैयारी। तो इसको लेकर के गत वर्ष की हमारी गोष्ठी जो है वो हुई थी। तो जब हम गृहस्थाश्रम में हैं तो उसमें हमारे पास में कुछ करने को काम होते हैं। तो वो काम जो है वो पंच यज्ञ और त्रिऋण है, एक गृहस्थाश्रमी के माध्यम से होते हैं। उससे पूर्व एक छोटी सी बात और कर सकते हैं कि हमारा पुरुषार्थ चतुष्टय होता है। इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष
फिर प्रथम 3 है उन्हें हम पुरुषार्थ त्रयी कहते हैं और मोक्ष को हम अपवर्ग कहते हैं। तो ये व्यक्ति के जीवन को सुव्यवस्थित तो करता ही है और उससे समाज कैसे लाभान्वित हो सकता है। आपका अर्थ है वो अर्थ की शुद्धि या वो अर्थ की पवित्रता, हमने कमाया खूब है, अर्जित खूब किया है, पर वो समृद्धि या वो अर्थार्जन क्या सिर्फ मेरे लिए या मेरे कुटुंब के लिए है, या समाज का भी मेरे द्वारा कमाए हुए धन पर अधिकार है, तो वह किस प्रकार से जाएगा। तो धर्मानुसार अर्थार्जन करना, धर्मानुसार जीवन जीना, उसके बाद में उसके धर्म के आलंबन में अर्थ अर्जित करना, अर्थ प्राप्त करना, ऐसे प्रयास करना, ऐसे व्यवसाय करना और उस अर्थ को प्राप्त करके कामोपभोग करना। तो जो हम काम उपभोग कर रहे हैं वो सीधा सीधा धर्म के आलंबन में होगा और उस काम की पूर्ति करना। इन 3 को हम हमारे करने के लिए ये 3 है। चौथा अपवर्ग अपने आप सद्धता है। तो समाज जीवन में पुरुषार्थ चतुष्टय के माध्यम से एक कर्म भाव और व्यवस्थितीकरण रहे, इस हिसाब से इसका निरूपण किया गया। तो पंच यज्ञ जो है वो कौन कौन से हैं। भूत यज्ञ है, पंच महाभूतों के लिए हमारा कुछ देने का भाव हो, हमारा उनकी रक्षा का भाव हो, उसके लिए भूत यज्ञ है। कोई हमारे घर पे आया, उसका स्वागत सत्कार, या कोई ऐसे पीड़ा में मनुष्य हैं या जिनके लिए हमें कुछ करना चाहिए, उसके लिए नृयज्ञ होता है। पितृ यज्ञ किस लिए कि जिस वंश परंपरा से हम इस धरती पर आए हैं तो उसको हमारे को पुष्ट करना है, तो हमें भी श्रेष्ठ संतति को जन्म देना है। उसके माध्यम से हम पितृ यज्ञ के माध्यम से हम उससे उऋण होते हैं, वो उसको पूर्ण करते हैं। ऐसा ही स्वाध्याय के माध्यम से वेद की उपासना के माध्यम से जो यज्ञ होता है वो ब्रह्म यज्ञ होता है। पंच महाभूतों के लिए, 3 गुणों के लिए, वृक्ष, सूर्य, प्रकृति, इनके लिए जो यज्ञ होता है वह देव यज्ञ होता है। यह 5 यज्ञ जो है गृहस्थाश्रमी को करने होते हैं। और त्रिऋण जो है जिनसे हमारे को उऋण होना है, ऋषि ऋण जहां से हमारे को ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो उस ज्ञान को प्राप्त करके उस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आचार्य बनना और सवाया करके आने वाली पीढ़ी को देना, तब हम उस ऋषि ऋण से उऋण होते हैं। पितृ ऋण, जैसे पितृ यज्ञ है वैसे ही पितृ ऋण भी है कि आने वाली वंश परंपरा को हमें सुदृढ़ करना। और देव ऋण, जिन जिन देवों का हमारे ऊपर ऋण है उनके लिए भी हमें वृक्ष मिले हैं तो सवाया करके वृक्ष को, प्रकृति को देना। जल शुद्ध मिला है तो वह अपवित्र भी नहीं हो और उसकी मात्रा और अधिक बढ़े। वायु, प्रकृति, समृद्धि, ये जितनी भी हमारे चारों ओर सृष्टिगत रचनाएं हैं उनको हम कैसे पुष्ट कर सकते हैं, सवाया कैसे करते हैं, तो उसके माध्यम से हम इनसे उऋण होंगे। तो ये जो पंच महायज्ञों की और त्रिऋण की ऋषि मुनियों ने हमारे को व्यवस्था दी है, इसके माध्यम से हमारा समाज जीवन और व्यक्तिगत जीवन दोनों ही एक प्रकार से आबद्ध रहते हैं, एक चक्रीय व्यवस्था में ये चलते रहते हैं। तो इनके माध्यम से हमारा जो भारतीय समाज है एक अच्छे समाज रूप में हो, ऐसा स्वरूप जो हमारे ऋषि मुनियों ने स्थापित किया है, उसके कारण से अच्छा समाज जो बना है उसकी 5 विशेषताएं ताई ने भी सुबह कहा था वो देखने को हमारे को मिलती है। पहली है सुख, दूसरी है शांति, तीसरा है समृद्धि, चौथा है संस्कार और संस्कृति, 5वां है ज्ञान। और ये जो 5 हैं इन सबको लागू करने का केंद्र है, क्रियान्वयन का केंद्र है, वो कुटुंब है। तो कुटुंब के माध्यम से यह सारी बातें होगी। अब ये जो कुटुंब समाज में है, यह कुटुंब जो लोक जीवन का हिस्सा है, तो वो लोक जीवन कैसे पुष्ट होगा,
उसे पुष्ट करने के लिए 3 स्थान हैं। कुटुंब, तो कुटुंब के लिए कुटुंब शिक्षा, विद्या केंद्र, गुरुकुल, और तीसरा है लोक शिक्षा। तो इन तीनों को बात करें तो यह मिलकर के हमारी होती है सार्वत्रिक शिक्षा। तो इस सार्वत्रिक शिक्षा में क्या आ जाएगा, अभी के हम समाज जीवन में देखें तो पहले क्या होता था कि एक से दूसरे जगह तक कोई संवाद पहुंचना है, अलग अलग प्रकार के माध्यम होते थे, तो अभी जिसको हम मीडिया कहते हैं। तो लोक शिक्षा के लिए, सार्वत्रिक शिक्षा के लिए बहुत बड़ा माध्यम है मीडिया। उसके माध्यम से हम यह सारी जो हमारी व्यवस्थाएं हैं इनको दे सकते हैं, इनको पहुंचा सकते हैं। दूसरा है हमारा साहित्य। तो शिक्षा के लिए जो लोकोपयोगी है, जो लोक प्रबोधन के लिए आवश्यक है, ऐसे साहित्य का निर्माण करना, ऐसा साहित्य हमारे पास में परंपरा रूप में प्राप्त हुआ है तो उसे पुष्ट करना, उस ज्ञान परंपरा को व्यवस्थित रूप से स्थापित रखना, उसमें कोई दोष है तो उसे दोष को दूर करना। हम जो बात करते हैं कि नई स्मृति की रचना, युगानुकूल उसका प्रस्तुतिकरण करना। और लोक शिक्षा के क्या हो सकते हैं कि हमारा जो मनोरंजन है, आमोद प्रमोद है, हमारी जो लोक कलाएं हैं, चित्रकलाएं, विभिन्न प्रकार की स्थापत्य कलाएं हैं, हमारे जो लोक गीत हैं, हमारे जो लोक नृत्य हैं, ये सब शिक्षा के माध्यम है। सैकड़ों हजारों वर्षों से वो चली आ रही है, तो उसके माध्यम से लोक शिक्षा की जा सकती है। हमारे जो कला केंद्र हैं अलग अलग प्रकार के, हमारे जो उत्सव हैं, हमारे जो मेले लगते हैं, नवरात्रि का मेला हो गया, हमारा गणेशोत्सव हो गया, कुंभ का मेला तो हमें पता ही नहीं है, कोई हम ढूंढने जाएं तो भी 10,000 वर्ष तक के भी इसके प्रमाण हमारे को आराम से मिल जाएंगे। कब लगना है, हजारों वर्षों पहले की हम गणना करके बता सकते हैं कि उस समय कुंभ का मेला लगा होगा, ये तिथियां थी, और कब लगेगा, कब ग्रहण होता है, ये सब हमारे को पता है। तो यह जो कुंभ के मेले हैं उसमें क्या होता है, हम जो महाभारत के बाद में पढ़ते हैं, शौनक ऋषि के पास में 88,000 हुए थे, फिर उन्होंने ज्ञान चर्चा की थी। तो अभी भी कुंभ के स्वरूप क्या उस रूप में हमारे हो सकते हैं, उनके माध्यम से हम हमारे देश का और वैश्विक रचनाओं की व्यवस्थितीकरण के लिए क्या क्या कार्य कर सकते हैं। कांवड़ यात्राएं हो गई, विभिन्न तीर्थ यात्राएं हो गई, ये सारी क्या है, ये हमारी लोक शिक्षा के माध्यम है। समाज में हम देखते हैं विभिन्न प्रकार के धर्माचार्य होते हैं, सन्यासी होते हैं, साधु हो गए, व्यासपीठ के माध्यम से विभिन्न भक्ति कथाएं होती है, प्रबोधनात्मक और प्रेरणात्मक कार्य होते हैं, सन्यासियों का अटन होता है। तो यह सभी लोग हमारे समाज शिक्षा के लिए समाज शिक्षक के रूप में हमारे साथ में होते हैं। तो यह सार्वत्रिक शिक्षा के लिए बहुत बड़े वाहक हैं। तो हम पिछले लंबे समय से देख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। तो इसकी योजना बनने के लिए कुटुंब शिक्षा की जो योजना बनेगी, उस योजना को बनाने के लिए हमारे साथ में पितामही विद्यापीठ, लोक शिक्षा को, सार्वत्रिक शिक्षा को करने के लिए हमारे साथ व्यास विद्यापीठ। तो पितामही विद्यापीठ के माध्यम से जितने भी विद्या केंद्र हैं वो भी जुड़ रहे हैं। जब बाल अवस्था की, शिशु अवस्था की, किशोर अवस्था की शिक्षा की बात होती है, घर संचालन की शिक्षा की बात होती है, समाजोपयोगी काम करने की, समाज में सेवा भाव की जब बात होती है, तो उन सभी का केंद्र कुटुंब बनता है। और उस कुटुंब में चलने वाला पितामही विद्यापीठ उसका प्रेरणा स्रोत, उसका क्रियात्मक जो है, व्यवहारात्मक स्वरूप है, वह हमारा पितामही विद्यापीठ बनता है। और उसके माध्यम से जिस वर्ग, जिस समाज, जिस वर्ण जाति
कुल परंपराओं के बीच में बात हो रही है, उनके माध्यम से जो समाज में जा रहा है वो व्यास विद्यापीठ है। तो मैंने ये जो दोनों शिक्षाएं, दोनों आयाम है, उसमें हमारी कैसी योजना है, हम कैसा सोचते हैं, उसको रखने का प्रयास किया है। आपकी कुछ जिज्ञासाएं, आपके सुझाव हो सकते हैं, तो वह आप लोग पूछें।